ठीक है, अब आपने अब तक जो 4 डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं वो समझ लिए। ठीक है, कि डेप्रिसिएशन आपके लेवल पे किस किस तरह से होती है, रिड्यूसिंग बैलेंस, स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड, और इसके अलावा वो सम ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, तो एक दफा मैं रिकैप दे दूं। डिस्पोजल में क्या होता है कि हमने जो एसेट अपनी किताबों में रिकॉर्ड किया था उसको हम डेप्रिशिएट कर रहे थे ओवर द पीरियड, और अब हम उसको बेचने आए हुए हैं। ठीक है, तो सिंपल हमने कैश लेना है इसके अगेंस्ट। तो एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से इसके ऊपर। तो सवाल में आपने देखना है कि तरीका कौन सा इस्तेमाल हुआ डेप्रिसिएशन का। अब जैसे ये सवाल है, एबीसी लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2020 फॉर 1,20,000 और मशीन इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ और हैव नो रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, इसकी कहानी समझ लें कि सवाए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हर किस्म के मेथड के अंदर ये लेस होगा कॉस्ट में से, तो हमारे पास एक डेप्रिशिएबल अमाउंट आ जाती है और उसको हम ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लेस करेंगे, लेकिन हमारे सवाल में नहीं है, तो हम इसको 1 लाख, जो हमारे पास 1,20,000 है उसमें से 0 लेस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारे पास क्या होगी, 1,20,000। मैं यहाँ समझाने के लिए सिर्फ ये सब कुछ कर रहा हूँ। तो हमारे पास जी डेप्रिशिएबल अमाउंट होगा, तो होती रेजिडुअल वैल्यू तो हम वो लेस कर लेते हैं। ठीक है, हमने टोटल एक्सपेक्टेशन रखी है कि 1 लाख यूनिट्स बनाएंगे, और ये ओवर द पीरियड हमारे पास समरी है कि 2020 में हमने 25,000 यूनिट्स बनाए, 2021 में हमने 30,000, 2022 में 20,000 और 2023 में 15,000। ठीक है, तो हम हर साल की डेप्रिसिएशन इसकी बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए वही आपके पास बेसिक वर्किंग, ये बाइबल है इस टॉपिक की। आपको अगर ये आपको बनानी आ जाती है तो आपका हर किस्म का सवाल हो जाएगा। और यहाँ पे एसेट का नाम क्या है हमारे पास, मशीन, और इसमें पूरी टाइमलाइन बनाएंगे जो एसेट की हिस्ट्री में जो कुछ भी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुरू करें, हमने 1/1/20 को एसेट खरीदा कितने का, 1,20,000 का। ठीक है, अब साल गुजरा, साल के आखिर में ये अब डेप्रिशिएट हो चुका होगा। डेप्रिसिएशन हमारे पास आएगी जो एक एक्सपेंस है। अब देखना, इसके हम एक वर्किंग 2.0 खोल लेते हैं यहाँ पे साथ ही। ठीक है? इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल जो हमने बनाने हैं यूनिट्स एक्सपेक्ट किए थे वो 1 लाख थे। इस साल 20,000 बने, तो मतलब हमारे पास अगर हम फ्रैक्शन निकाले, रेट निकाले, तो 25,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। ठीक है, तो हमारे पास ये 25% जो यूनिट्स हमने बनाने थे वो हमने पहले साल ही बना लिए। अब इस नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर हमने अपने डेप्रिशिएबल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी विच इज 30,000। ये तरीका जनरली इस्तेमाल होता है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज में, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, यूनिट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो जो एसेट होता है वो उसको जज ही इस बेस पे करते हैं कि एसेट ने हमें यूनिट्स कितने दिए। एक 4 मशीनें पड़ी हैं एक रो के अंदर और हर कोई डिफरेंट लेवल पे यूनिट्स बना रही है, तो उसको उसके उस बेस पे जज करते हैं। ठीक है, तो अक्सर ऐसी मशीन होती हैं जो कि अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से वैल्यू लूज करते हैं। तो अब इसकी बुक वैल्यू आएगी। ओके, तो लेट्स जंप बैक इनटू दिस। और ये हमारे पास बुक वैल्यू बचेगी 90,000। ठीक है, उसके बाद हर साल इसी तरीके से हम करते रहेंगे, और ये कब तक कर देंगे हम, जब तक हमने इसको डिस्पोज नहीं किया। हमने कब डिस्पोज किया इसको, 31 दिसंबर 2023 में। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इस साल इसका रेट लगेगा कितना, कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हमने, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, 36,000, 31/12/21 पे बुक वैल्यू हमारे पास बचेगी 53,000। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते गए। अब हमने कम यूनिट्स बनाए पहले से।
इस साल 24,000 डेप्रिशिएट हुआ। ठीक है, और ये थोड़ा सा रिपीटेड साइकिल है जो कि इसकी डिस्पोजल तक हम करते रहेंगे। अब 30,000 रह गया, और इस साल ये आखिरी साल है हमारे पास जब इसको हमने डेप्रिशिएट मजीद करना है। साल 15,000 यूनिट बने, 1 लाख टोटल थे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेगी 1,20,000 के साथ, तो हमारे पास 18,000 मजीद डेप्रिशिएट हो गया। आखिर में जब हम इसको डिस्पोज करना है उस दिन 31/12/23 पे इसकी हमारी किताबों में 12,000 वैल्यू थी। अब हम इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, इसको कंपेयर करूं, तो 12,000 की चीज मैंने कितने में बेची? 31 नवंबर 2023 को हमने डिस्पोज किया 18,000 का, तो 18,000। अब एक चीज जो मेरी किताबों में 12,000 का है और जब उसको मैंने बेचा तो 18,000 मुझे मिले, तो ये गेन है, बैलेंसिंग। और ये गेन तो आपको पता है ये पीएनएल में जाते हैं, ये इनकम होगी हमारी। तो 18,000 माइनस 12,000, तो मेरे पास 6,000 का गेन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये हमारे पास इस तरीके से गेन आ गया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अगर मैं इसकी अलग एंट्री पास करूं तो इसकी अलग एंट्री भी बनती है जो आपने सीखी होगी कि अब तक जितनी भी हमने सबसे पहले इसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की होगी सारी लेस करेंगे। एंट्री को अलग से करते हैं, जर्नल एंट्रीज की एक्यूमुलेटेड। अच्छा, अगर ओवर द पीरियड में एक दफा आपको करा दूं रिवाइज, ये आपने किया तो होगा लेकिन फिर भी समझाने के लिए कि फॉर एग्जांपल जब मैंने एसेट खरीदा था उस वक्त मैंने एंट्री पास की थी 1/1/20 था, एसेट डेबिट 1/20 से, और कैश के अगेंस्ट कोई भी कंसिडरेशन हो सकती है। यहाँ पे कैश दिया था मैंने तो ये क्रेडिट। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, फिर इसी साल के आखिर में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने बुक किया 30,000 का, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने बुक की 30,000 की। ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन का यही जनरल एंट्री होगी, लेकिन हर साल रेट डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल 2021 में 37,000 है, 2022 में 24,000 है, 2023 में 18,000 है। ठीक है, अप टू सो ऑन। और ये डेप्रिसिएशन मैंने रिकॉर्ड करते करते अपनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जिस दिन मैंने इसको बेचा डिस्पोजल डेट पे, विच इज 31/12/23 हो चुकी थी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी है इसको निकाल लेते हैं। ये तकरीबन 108 की मैंने 108,000 की मैंने तकरीबन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तकरीबन क्या एग्जैक्टली मैंने 108 की मैंने इसको बुक किया हुआ था। इसको रिवर्स करूंगा, जब हम इसको रिकॉर्ड करते थे तो क्रेडिट करते थे जैसे यहाँ पे किया था। अब जब इसको निकालना है हमने किताबों में, क्योंकि एसिड ही चला गया तो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या करिए हमारी किताबों में, तो इसको हम डेबिट करेंगे। और दूसरी साइड पे वो जो एसेट जो मैंने खरीदा था उसको कॉस्ट पे अगर हमें रखा हुआ है तो पूरा पूरा उसकी जो कॉस्ट थी 1/20 वो निकाल दी हमने। जब एसेट खरीदा था तो डेबिट किया था, उसको निकालना है तो क्रेडिट कर दिया। अब इसके अगेंस्ट में मुझे पैसे कितने आए? 18,000। जब पैसे मेरे पास आए कैश की एंट्री होगी, कैश कितना आया मेरे पास? 18,000। जब पैसे आए मेरे पास तो डेबिट होगा। ठीक है, 18,000। और जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो मेरे पास यहाँ पे आएगी गेन। गेन की नेचर क्रेडिट होती है क्योंकि जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट नेचर का होता है, और इनकम जो होती है वो क्रेडिट नेचर की होती है। तो जब गेन आएगा तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगी विच इज 6,000। तो ये एक जनरल सा आपका क्या कहते हैं कि रिवीजन थी जो आपने अभी तक सीखा है। अब इसकी बेस पे आप टी अकाउंट भी बना सकते हैं और इसके हिसाब से आप पीएनएल भी बना सकते हैं। पीएनएल में क्या क्या जाएगा? पीएनएल में जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती हैं वो जाती हैं। तो एक्सपेंसेस यहाँ पे डेप्रिसिएशन
और यहाँ पे गेन ये P&L में जाएगा, और जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं, फिराज ज्वाइन कर रहा है क्या? जस्ट अ सेकंड। चलो बैक टू स्टोरी। अच्छा, और जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं वो बैलेंस शीट में जाती हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर अगर मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट का आपको आइडिया दे दूं, तो ये आपने चीज समझी हुई है, तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कहा जाता कि आप 31/12/20 की बैलेंस शीट बना के दो, तो उसमें एसेट आता जिसकी वैल्यू होती 90,000, क्योंकि मैंने साल के पहले 120 1,20,000 का लिया था, 30,000 डेप्रिशिएट हो गया, और साल के आखिर में जब बैलेंस शीट बनती है ईयर एंड के ऊपर, तो 90,000। अगर मुझसे कहता 2021 की बताओ तो 54,000, अगर 2022 की मांगता हो 30,000, और अगर 2023 की मांगता तो 12,000। ठीक है। और अगर 2023 की 12,000 नहीं आएगी, बल्कि 2023 की जीरो आएगी, क्योंकि मैंने 2023 में उसको बेच भी दिया है। ये आ तो रहा है, लेकिन साथ ही ये बिक गया है। हमने इसको पूरा पूरा जो है ये इसको हमने रिमूव कर दिया अपनी किताबों से, तो 2023 के में जीरो हो जाएगी। ठीक हो गया? ये यहाँ तक कोई मसला है तो कोई पूछ सकता है मुझसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन? ओह शिट।